बच्चों वेलकम टू माना मैथ क्लासेस। आज के सेगमेंट में बेटा हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.6 के रिगार्डिंग। बच्चे 4.5 ऑलरेडी हो चुकी थी, अब हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.6 की। और एक्सरसाइज नंबर 4.6 जो है बेटा ये बेस्ड है एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट एंड मैट्रिक्स के ऊपर। तो जो आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा वो बेस्ड है बच्चे, वो हमारा बेस्ड है एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट एंड मैट्रिसेस। ठीक है, उम्मीद है आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं कम से कम आपको वो तो पता होगा ही कि आज हम लोग जो बात करेंगे डिटरमिनेंट की एप्लीकेशंस के रिगार्डिंग बात करें। बेटा हम आमतौर पे जब हम अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं बेटा क्लास में, तो हम लोगों के पास यही क्वेश्चन आता है कि सर डिटरमिनेंट को हम लोग क्यों स्टडी करें, इसका जो जनरल लाइफ में क्या काम है। बच्चे मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि एप्लीकेशन डिटरमिनेंट की एप्लीकेशन की मदद से हम अपनी अलजेब्रिक इक्वेशंस को सोल्व कर सकते हैं। जैसे अलजेब्रिक इक्वेशन आपको सिखाया था, कौन सा आपको सिखाया गया बेटा, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। इनकी मदद से आपने क्या किया था, आपने किया था ये कि आपने इक्वेशंस को सोल्व किया था। यही काम आप डिटरमिनेंट और मैट्रिसेस की मदद से भी कर सकते हो यानी कि आप इक्वेशन को या फिर ये कहो कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सोल्व करने के लिए एप्लीकेशन डिटरमिनेंट को यूज करते हो। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा इसका क्या यूज है। और भी बहुत सारे यूज होते हैं, जो ये यूज मैंने आपको बताया ये मेन है। अब तो क्या सभी पे अप्लाई होता है? जो सिस्टम होता है इक्वेशन, सिस्टम का मतलब क्या है बेटा, 3-4 इक्वेशंस का एक कोलैज होता है, वो सिस्टम कहलाता है। तो सिस्टम भी दो प्रकार के होते हैं बेटा, यानी कि जो इक्वेशंस है ना बेटा वो दो प्रकार की होती है। पहली कौन सी होती है बच्चे, कंसिस्टेंट सिस्टम। पहला होता है बेटा कंसिस्टेंट सिस्टम। जाहिर सी बात है बच्चे कि अगर कोई किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन का मतलब ये देखिए, मैं आपको लिख के बताता हूँ भाई सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है। मान लीजिए ये है a1x b1y c1z इज इक्वल टू d1, a2x b2y c2z इज इक्वल टू d2, a3x b3y c3z इज इक्वल टू d3। ये है सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो 3 इक्वेशन का कोलैज ही सिस्टम है बेटा। और सिस्टम दो तरीके के होते हैं, ये जो सिस्टम ये इसको सिस्टम बोलते हैं, यानी कि जो 3 इक्वेशन है बस ये कोलैज है। आपको इसको प्रैक्टिकल लाइफ में क्या यूज करना भी, आपको एक्स की वैल्यू चाहिए, आपको वाई की वैल्यू चाहिए, आपको जेड की वैल्यू चाहिए। ये इसका प्रैक्टिकल लाइफ में यूज है भाई, आपको जो वैल्यूज है एक्स वाई जेड की वो आपको निकालनी है। ठीक है, अब सिस्टम जो होता है, ये सिस्टम समझ में आ गया बेटा, इनको सिस्टम कहते हैं। कंसिस्टेंट सिस्टम कौन सा होता है, देखो अगर किसी सिस्टम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो हम बोलेंगे कि अ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस is said to be consistent if its solution exist। अगर उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, समझ गए। अगर किसी का जो सिस्टम है बेटा इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो हम उसे बोलेंगे कि ये जो सिस्टम है इक्वेशन का बेटा ये कंसिस्टेंट है। ऐसा ही इसका दूसरा पार्ट भी होता है बेटा, उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। दूसरा होता है बेटा इनकंसिस्टेंट। तो हम कहेंगे कि अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन is said to be inconsistent if its solution doesn't exist। अगर उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता तो इनकंसिस्टेंट है, अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो वो क्या है बेटा, वो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है। ठीक है, अब किस पे डिपेंड करता है, देखिए अगर मैं सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम निकालना चाहता हूँ लीनियर इक्वेशन का और इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स के, यानी कि इसके अंदर जो फर्स्ट है मेन कॉन्सेप्ट बेटा ध्यान से देखिएगा,
वो क्या कह रहा है कि हमें मान लो सोल्यूशन निकालना है किसी सिस्टम का, मगर वो इक्वेशन लीनियर ही होनी चाहिए बेटा, ये पावर दो नहीं होनी चाहिए, एक्स की पावर दो वाई की पावर दो, नहीं ये नहीं, सिर्फ लीनियर इक्वेशन के लिए बोल रहा हूँ। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशंस यूजिंग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, तो हम लोग यूजिंग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, समझ में आ गया। यानी कि हमें सॉल्यूशन निकालना है सिस्टम ऑफ इक्वेशन का बेटा, लीनियर इक्वेशन का, और हमें इस्तेमाल करना है इनवर्स का, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का। तो इसमें बेटा दो केस होते हैं। तो पहला केस, ये केस नंबर फर्स्ट है बेटा, और यहाँ पे मैं केस नंबर सेकंड लिखूंगा। केस नंबर फर्स्ट में क्या है बेटा कि अगर आपका ए एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए, यानी कि ए का डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए। दूसरा केस है बेटा, भाई केस नंबर दूसरा क्या है, ये मैंने केस गलत लिख दिया। केस नंबर दूसरा है बेटा कि डिटर्मिनेंट अगर जीरो हो गया, है ना, यानी कि ए जो है आपकी सिंगुलर मैट्रिक्स हो गई। तो ये दो केस होते हैं। आप ध्यान से देखिएगा क्या बनता है। देखिए अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है ना, क्या हो, नॉन जीरो हो, या फिर इसको ऐसे पढ़ सकते हैं बेटा, भाई ए एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो, तो जो आपका सॉल्यूशन रहेगा वो सॉल्यूशन रहेगा x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर ए एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ये किसका एग्जांपल है बेटा, ये है नॉन सिंगुलर का, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होनी चाहिए ए। अगर ऐसा है तो x आपका a इनवर्स b के बराबर होगा। अगर a का डिटर्मिनेंट आपका जीरो है, इसका मतलब ये बनता है कि a एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। a क्या है, एक सिंगुलर मैट्रिक्स है बेटा, समझ गए। अगर a एक सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसमें भी बचे आगे दो फर्दर केस बनते हैं। तो हमें कैलकुलेट करना है, क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, हमें निकालना है बेटा एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी। तो जब हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेंगे एडजॉइंट ऑफ ए डॉट बी, अगर हम लोग निकाल लेते हैं तो इसमें भी बेटा दो केस बनते हैं। पहला केस क्या होगा कि मान लीजिए कि एडजॉइंट ऑफ ए और डॉट बी ये आ जाता है बेटा जीरो मैट्रिक्स, क्या आ जाता है, जीरो मैट्रिक्स आ जाता है। और दूसरा केस रहेगा कि जीरो मैट्रिक्स नहीं आता है। ये जीरो जीरो नहीं है बेटा, ये जीरो जीरो मैट्रिक्स है, समझ गए। तो दो केस है बेटा कि एडजॉइंट ऑफ ए डॉट बी जीरो मैट्रिक्स नहीं होगा, एडजॉइंट ऑफ ए डॉट बी जीरो मैट्रिक्स होगा। अगर जीरो मैट्रिक्स नहीं है बच्चे तो जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ना, इसके अंदर सॉल्यूशन डजंट एग्जिस्ट, सॉल्यूशन डजंट एग्जिस्ट, सॉल्यूशन डजंट एग्जिस्ट, और सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो रहेगी वो इनकंसिस्टेंट रहेगी, इनकंसिस्टेंट। देखो ये क्वेश्चन आ सकता है बेटा, वो आपको इक्वेशन दे देगा इस तरह के, एक सिस्टम दे देगा कि बताओ कि ये जो है ना कंसिस्टेंट है या कंसिस्टेंट नहीं है। तो अब आपको क्या करना है बच्चे, आपको पहले तो मोड ऑफ ए निकालना है। अगर वो नॉन जीरो है तब तो सोल्यूशन आ जाएगा, अगर वो जीरो है तो आपको फिर वो पूछेगा कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो आपको एडजॉइंट ऑफ बी को अगर वो नॉन जीरो हम दिखा देते हैं, भाई ये जीरो मैट्रिक्स नहीं है, तो हम कह देंगे सॉल्यूशन डजंट एग्जिस्ट बट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, ठीक है। अब अगर ये आ जाता है जीरो, अगर ये आ जाता है जीरो, तो जो इक्वेशन है उसके होगा बेटा नो सॉल्यूशन। इस केस में हम लोग लिखेंगे नो सॉल्यूशन, या तो हमें नो सॉल्यूशन लिखना है या फिर हमें लिखना है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। क्या लिखना है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और इसके अंदर ना इक्वेशन जो बेटा वो कंसिस्टेंट भी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा बेटा कि हमें सॉल्यूशन निकालना है सिस्टम का ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग इनवर्स मैट्रिक्स। पहला केस कि अगर ए
ए का मॉडुलस या फिर डिटर्मिनेंट का है अगर वो नॉन जीरो होता है, अगर बेटा वो नॉन जीरो है तो एक्स का रहेगा सोल्यूशन एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। अगर वो रहता है जीरो, जीरो रहता है बेटा तो इसका मतलब है इसको सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। इसके अंदर दो केस है कि एडजॉइंट ऑफ ए डॉट बी नॉन जीरो आ जाए, एडजॉइंट ऑफ ए डॉट बी जीरो आ जाए। अगर बेटा वो नॉन जीरो होता है तो हम कहेंगे सोल्यूशन डजंट एग्जिस्ट, और जो इक्वेशंस है, जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है बेटा वो इनकंसिस्टेंट है। अगर एडजॉइंट ऑफ बी इज इक्वल टू जीरो आ जाता है बेटा तो हम कहेंगे कि ये नो सोल्यूशन है बेटा, या फिर इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है। दूसरा, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन यानी कि जो दूसरा पार्ट है बेटा, इसके अंदर इक्वेशन जो है कंसिस्टेंट भी हो सकती है और कंसिस्टेंट भी हो सकती है और इनकंसिस्टेंट भी हो सकती है। उम्मीद है बेटा आपको बेसिक समझ में आ गया होगा। मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की मदद से आगे सिखाने की कोशिश करता हूँ भाई कैसे सोल्व होता है। ठीक है।